हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल प्रेजेंटेशन फ्रॉम एनडीटीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। गुजरात में चुनाव में जब जनता वोट डालने जाएगी पहले फेज के लिए, उसके लिए एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब तक जो चुनाव कांग्रेस या बीजेपी बनाम कांग्रेस का चुनाव था, इस बार उसमें एक नया तड़का लगाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है और पूरी ताकत से गुजरात की जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए हमने ये लगाया है केम छो गुजरात। अरविंद केजरीवाल जी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इसका जवाब क्या देगी वो जानने के लिए मेरे पास इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कल ही बिल्कुल अपने जो यहाँ पर गुजरात में जिनका चेहरा आगे किया है, जिनके हाथ में कमान दी है, ईसुदान गढ़वी साहब हमारे साथ हैं। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पे। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस अरविंद जी। मैं सबसे पहले, क्योंकि शायद सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल जनता के दिल में भी यही है, लोग भी यही बात पूछ रहे हैं। मोरबी में 6 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई। 135 लोगों का ऑफिशियल आंकड़ा है। कई परिवार बहुत ज्यादा परेशान हुए। हमने लगातार वहां से रिपोर्टिंग भी की। इस घटना को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं? उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसका कुछ चुनाव पर भी असर होगा, ये बड़ा मुद्दा होगा लोगों के जहन में। देखिए, ये मोरबी का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये भ्रष्टाचार की एक तरह से लिमिट दिखाता है इन लोगों का। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप पुल बनाने का काम कैसे दे सकते हैं? उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है घड़ी बनाने वाली। वो घड़ियां बनाते हैं, उन्होंने कभी पुल नहीं बनाया। उनको कैसे मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक पुल रिपेयर करने का, मेंटेन करने का, बनाने का? दूसरी चीज़ कि बिना टेंडर के, मैंने कई मीडिया में पढ़ा कि शायद कलेक्टर ने विरोध किया तो उसमें लिखा हुआ था मीडिया में कि गांधीनगर से फ़ोन आया कि इस कंपनी को दे दो। गांधीनगर से किसने फ़ोन किया? कौन था वो नेता? उस फ़ोन की वजह से बिना टेंडर के इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। आज अखबारों में छपा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे, उसने 12 लाख केवल खर्च किए। उस कंपनी को अब पहली चीज तो 150 लोगों की जान गई, ये बहुत दुखद है। भ्रष्टाचार की वजह से गई, ये बहुत दुखद है। अब पूरी इंसिडेंट होने के बाद पूरी कोशिश चल रही है उनको बचाने की। एफआईआर में कंपनी का नाम तक नहीं है, एफआईआर में मालिक का नाम तक नहीं है। कौन लोग पकड़े गए हैं? जो टिकट काट रहे थे, टिकट खिड़की पे बैठे हुए क्लर्क जो थे, चपरासी जो थे, उनको पकड़ा है। उनका क्या लेना देना था इससे? इसमें तो सीधे सीधे जैसे उपहार ट्रेजेडी हुई थी, आग लगी थी उपहार सिनेमा में, उनके मालिक आज भी जेल भुगत रहे हैं। इनके मालिक को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? मालिक को बचाने की कोशिश की जा रही है, कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पूरी जबरदस्त तरीके से कोशिश। मैं गुजरात के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मोरबी हादसे में बच्चों की जान गई है, महिलाओं की जान गई है, लोगों की जान गई है, गुजरात के लोगों की जान गई है। ये कल को आपके परिवार का भी कोई हो सकता था इसमें। इससे थोड़े दिन पहले जहरीली शराब की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई। कोई जेल नहीं गया, कोई मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। अरे गैरों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। रोज गुजरात के अंदर पेपर लीक होते हैं, कोई मंत्री जेल नहीं जाता। पेपर लीक थोड़ी होते हैं, पेपर बेचे जाते हैं, लीक नहीं होते, बेचे जाते हैं हजारों हजारों रुपए के अंदर। कोई जेल नहीं जाता। ये बता रहे थे 2-3 साल पहले तक्षशिला कांड हुआ था, उसमें 20 बच्चे जिंदा जल गए थे। पेरेंट्स हाईकोर्ट, उसमें कोई जेल नहीं गया। कोई जेल जाता ही नहीं है यहाँ पे। ये ज्यादा दुखद है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ पहली चीज हमारे घर के लोग चले गए, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये कांड किया उनको जबरदस्त तरीके से पूरी सरकार, पूरा तंत्र उसको उनको बचाने में लगा हुआ है। इस जी एक माइक होगा वहाँ आपके पास भी। मैं ये आपसे अरविंद जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री खुद आए इस हादसे के बाद, गुजरात में थे वो, आए उसके बाद लोग जो वहाँ पर थे घायलों से मिले, और उन्होंने ये कहा गया कि सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसमें एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुँचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र, एफआईआर में उसका कंपनी का नाम क्यों नहीं डाला जा रहा? आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कहीं दबाव है, कोशिश की जा रही है बचाने की? ये तो जनता तय करेगी कि जिस कंपनी की पुल टूटी और उसकी वजह से 150 लोगों की जान गई, उसके चपरासी को आपने कैद कर लिया। उसमें तो सीधे सीधे मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। कंपनी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। कंपनी का भी नाम नहीं है, उनके इंजीनियर्स का भी नाम नहीं है, उनके मालिक का भी नाम नहीं है।
कुछ लोगों का आरोप है मेरे पास इसके कि वो डोनेशन देते हैं इनकी पार्टी को। इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? मोरबी क्या इतना बड़ा जनता मुद्दा को है? तय करना है, गुजरात की जनता को तय करना, और गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से भी दुखी है, और अब मोरबी का जिस तरह से हुआ और जिस तरह से एक तरह से सीधे सीधे कह रहे हैं, मतलब पहली चीज आपने ये किया और दूसरी चीज आप उनको बचाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से गुजरात की जनता को सीधे सीधे कह रहे हैं जो करना कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है गुजरात की जनता की। एक तरह से धमकी दे रहे हैं गुजरात की जनता को कि जो करना है कर लो, हम नहीं इनको गिरफ्तार करेंगे, और भी मोरबी होंगे, और भी तक्षशिला होंगे, और भी पेपर लीक होंगे, और भी जहरीली शराब बिकेगी, जो करना है तुम्हें कर लो। धमकी दी जा रही है गुजरात की जनता को एक तरह से। पर कुल मिलाकर जैसे आपने अभी दिल्ली में कहा, कुछ मुद्दों पे जब आपसे सवाल पूछे गए कि जनता ने तो तय कर लिया, उन्होंने उस पर चुनाव हो गया, जनता ने हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया है। 27 साल से लगातार जनता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको दिए जा रही है। किसको देते था? कौन? कांग्रेस लड़ रही थी पिछली बार, देखिए कांग्रेस। आज अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती, ये सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में बैठे होते। ये सारे लाइन लगा के बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठे थे कांग्रेसी। जब आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा तो बीजेपी ने कहा नहीं नहीं कांग्रेस में ही रहो, नहीं कांग्रेस बिल्कुल टूट गई तो आम आदमी पार्टी ऊपर आ जाएगी। आपके पास भी आए थे क्या कांग्रेस वाले? हमारे पास नहीं आ रहे, उन्हीं के पास जा रहे हैं। इलू इलू दोनों के बीच में चल रहा है, आई लव यू दोनों में। आप अंकित, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन लोगों ने गुजरात के सारे टीवी चैनल्स को धमकी दे रखी है कि कोई आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाएगा। बीजेपी वालों ने धमकी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी वालों को डिबेट में बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। अगर मनीष सिसोदिया पे भी डिबेट होता है तो बीजेपी और कांग्रेस बैठी होती है, उसमें आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मजे की बात यह है कि कांग्रेस ने भी धमकी दे रखी है कि आम आदमी पार्टी वाले को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, हम बस बीजेपी से ही डिबेट करेंगे। उनको लगता होगा कि भैया फैक्टर ही नहीं है, जो मजबूत प्लेयर है वो आपस में बात कर ले, आप फैक्टर ही नहीं है इस पूरे उसमें। वो डिसाइड करेंगे कि आप डिसाइड, आपका टीवी चैनल डिसाइड करता है गेस्ट, कि बीजेपी और कांग्रेस डिसाइड करते हैं? हम तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से डिसाइड करते हैं। तो फिर ये बीजेपी की धमकी दे रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हम नहीं आएंगे, कांग्रेस धमकी दे रही है कि आम आदमी पार्टी नहीं आएगी तो हम नहीं। ये दोनों में चल क्या रहा है? और कल अमित शाह जी का इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो कह रहे थे नहीं हम दोनों के बीच में ही है जो भी है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है जो भी है, टक्कर हम दोनों के बीच में ही है। वो उसको आगे बढ़ा रहा है, वो उसको आगे बढ़ा रहा है। दोनों में जो भाई बहन का, पति पत्नी का रिश्ता है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, ये सारे गुजरात के लोग देख रहे हैं। आपका प्रश्न था कि 27 साल फिर शासन क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस तो इनकी पत्नी थी, कांग्रेस तो इनके जेब में बैठी हुई है। मैं इस पर थोड़ा, जो ए बी टीम है उस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस वाले सारे वहां जाना चाहते थे, एक कांग्रेसी नेता, बड़े नेता हैं आपके पार्टी में भी आए थे, राजगुरु साहब, सौराष्ट्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, गुजरात के सबसे अमीर एमएलएज में से रहे हैं। ईसुदान भाई का नाम आप कल देते हैं और वो आपकी पार्टी से किनारा कर लेते हैं। अभी तो चुनाव में आपको गुजरात की जनता का दिल जीतना है, आपकी पार्टी के लोगों का पूरी तरह से आप दिल नहीं जीत पाए, इससे लग रहा है कि वोट के चले गए वहां से। नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात के लोग महंगाई पे वोट देंगे, गुजरात के लोग उनके नाम पे वोट नहीं देंगे। वो चाह रहे थे कि ईशुदान की जगह उनको सीएम का चेहरा बनाया जाए। ईशुदान को सीएम का चेहरा केजरीवाल ने नहीं बनाया, ईशुदान को सीएम का चेहरा गुजरात की जनता ने बनाया। वोटिंग कराई थी हमने, वोटिंग में जिसका नाम आया सबके सामने नतीजे थे। तो ऐसे कोई ब्लैकमेल अगर करेगा पार्टी को कि मेरे को सीएम का चेहरा बनाओ नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तो गुजरात की जनता तय करेगी उसके बारे में। ईसुदान जी, लेकिन आपके लिए भी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपका नाम आते ही ये भी बताया जा रहा है, आज मैं गुजराती अखबार देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि जो आप इटालिया साहब हैं उनके कुछ समर्थक भी नाराज हैं, वो चाहते थे कि वो बन जाएं, राजगुरु साहब चले गए। ये सारे आम आदमी पार्टी के अंदर ये जितना मीडिया वाले छाप रहे हैं ना, ये वहाँ पे बीजेपी के हेडक्वार्टर से बन के आता है कि इटालिया नाराज हो गया। अरे इटालिया ने तो इसको गले लगा के कल ऐलान किया था यार। मतलब ये इनमें कोई दम नहीं है, मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दा गोपाल इटालिया नहीं है, मुद्दा केजरीवाल नहीं है, मुद्दा ईशुदान गढ़वी नहीं है, मुद्दा गुजरात की महंगाई और भ्रष्टाचार है जिससे गुजरात की जनता त्रस्त है। मैं ईशुदान जी एक सवाल ये आपसे भी ले लेता हूं कि कल ही आपको चेहरा बनाया गया और उसके बाद आज हम कुछ सर्वेज देख रहे थे, नेशनल चैनल पे बड़े सारे सर्वे चले, सीएसडीएस का भी एक अरविंद जी सर्वे है, वो सब बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रेस में दूसरे नंबर की तो हो सकती है कांग्रेस, और उसमें बीजेपी से तो कोसों दूर खड़ी हुई है।
तो आपका चेहरा बनने का आपको लगता है कि कुछ पार्टी को फायदा होगा? देखिए, गुजरात की जनता तय करती है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने एक किसान मालधारी के बच्चे को आगे किया है। ये मौका दिया है। चुना तो जनता ने। अभी तक क्या था, अब मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आप आ जाओ, वारिस से संभालो। अरे राजाशाही तो खत्म हो गई मेरे साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब लोकशाही के लिए 562 जो रजवाड़े एकत्र किए, तब से खत्म हो गई। लेकिन इन्हीं के देखो, अमित शाह जी का बेटा कहाँ है? क्रिकेट की पता नहीं है, सेक्रेटरी बनकर बैठा है। और भाजपा का पैरना प्रमुख बेचारा बिजली भी फ्री नहीं ले पाता है। क्या दिक्कत है यार आपको उनकी? तो ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे पंजाब में किया मिस कॉल नंबर, यहाँ पे भी पार्टी ने किया मिस कॉल नंबर। लाखों लोग, गुजरात की जनता जिसको भी चुने, और ये एक व्यवस्था है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, 6.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, मैं वादा देता हूं। और दूसरा, आपने ये बात कही, कुछ अखबार इसमें आज ये भी थोड़ा उनका आकलन चल रहा था कि देखिए, ये सब कहने की बात है कि जनता से इन्होंने फोन वोन करवाया, बड़ा सोचा समझा था कि सुदान गडकरी को बनाए। एक पॉपुलर जर्नलिस्ट रहे हैं, चेहरा रहे हैं लोगों के बीच में, तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल नहीं होगा इनको जनता के बीच में इनको पॉपुलर करना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां बीजेपी और कांग्रेस पाटीदार पटेलों को रिझाने में लगी हुई है, उसके चक्कर में बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार बदल दी, सत्ता बदल दी, सीएम बदल दिया, कैबिनेट बदल दी। आप ओबीसी तबके से आते हैं तो 48% वोट हैं, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। देखो एक चीज, मैं जब पत्रकार था, पत्रकार की कोई जाति होती है? पत्रकारिता जाति पत्रकारिता होती है। मैं इंसान हूं। हाँ, मैं ओबीसी से आता हूं, किसान से आता हूं, मैं मालधारी का बच्चा हूं। उन लोगों को गर्व हो सकता है, लेकिन भगवान राम ने, मैं जब छोटा था तब मेरी दादी माँ रामायण महाभारत मुझसे पढ़ाती थी। मैं हर रोज 2 अध्याय मेरी दादी माँ को, जब तक मैं गांव में रहा, सुनाता था। भगवान राम ने रामायण में कहा है, लिखा है वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि भगवान राम ने कहा है कि राजा वैसा होना चाहिए कि जो गरीब से गरीब को ऊपर उठा सके। दूसरा कि आपने कहा, एक यहाँ का बड़ा अखबार है, उन्होंने भी सर्वे किया है, आप देख लीजिएगा उनके सर्वे, सबके सर्वे। देखो, ये जनता तय करती है। और मैं पहले भी कहता हूं कि हम बनने के लिए नहीं आए। मैं जब पत्रकारिता में था, मेरा शो देखने के लिए लाखों लोग 1 घंटे का था, 1.5 घंटे का शो किया था। हाँ। मैं अच्छी खासी सैलरी में ले पाता था। मेरा काम तो कभी सरकार में रुक नहीं पाता था। लेकिन मैं ताजुब के साथ कहता हूं कि कोई सरकार में बता दे कि सुदान गढ़वी ने खुद का काम किया है, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम रहूंगा। मैं अपनी फाइल के लिए नहीं आया। ठीक है। तीसरी बात, मैं इसलिए आपको बता दूं कि देखो, गुजरात की जनता को चाहिए क्या? आपने कहा कि यहाँ भाजपा है, कांग्रेस इलू इलू थी, इसलिए पिछले 8 साल में 65 कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में चले गए। अभी मैंने सुना है कि 35 एमएलए, रनिंग एमएलए कांग्रेस के भाजपा के साथ मीटिंग कर चुके हैं। हाँ। लेकिन भाजपा वालों ने यह कहा कि अगर आप इधर आ जाएंगे तो आम आदमी जीत जाएगी। और हम दोनों, ऐसा नहीं है ना, हम दोनों तो आपके यहाँ भी आए, उन्हें आपने भी लिया और पार्टी से, जैसे राजगुरु साहब को कांग्रेस से ही लिया था आपने। मोस्टली तो बीजेपी में नहीं, एमएलए नहीं आया। एक चीज मैं एमएलए की बात कर रहा हूं। और दूसरा, आपको इसलिए इलू इलू का सबूत दे दूं कि एनटीवी के लोग समझ पाए, पूरे इंडिया में देख रहे हैं। देखो, 65 वो बड़े बड़े नेता गए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव था, 9 एमएलए कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग किए थे। अभी 1 एमएलए भाजपा में चला गया, 8 कहां है? ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस वालों को कि आप वहां रहिए, पैसों की जरूरत है, हम 5-7 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। मैंने सुना है राजनीति में इस तरह के आरोप। इनका सुन लीजिए, पूरे बड़ा स्कैंडलस है। हाँ। इसलिए देखो, एमएलए मेरे पास भी आते थे कि सुदान भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा देखो, आपका सर्वे में आएगा तो टिकट देते, हम सर्वे के बिना टिकट नहीं देते। तो भाजपा वालों के पास गए एमएलए और उन्होंने कहा कि आप है ना कांग्रेस से लड़ो, पैसों हम देंगे, जब जीत जाओ तो हमारे में आ जाना, और अगर हार जाओ तो आम आदमी को हराना, भाजपा वालों को जिताना। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि 70+ भाजपा नहीं हो रही है, और उन्होंने कहा कि 22 आप जीत कर आओ पूरे गुजरात में, तो हम सरकार बना लेंगे साथ में मिलकर। ये राजनीतिक कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी बीजेपी लड़ा रही है, फंड कर रही है, और बीजेपी वालों को भी बीजेपी लड़ा रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सुदान भाई अभी बात करते करते उन्होंने जिक्र किया रामायण का और गीता का। ये मान लो कि बहुत जल्दी आपसे सीख गए, क्योंकि चुनाव से पहले आप भी कई बार हनुमान जी का जिक्र कर देते हैं, भगवान शिव का जिक्र कर देते हैं। बार बार अब लोग कहने लगे ये तो क्या बीजेपी वाले जो करते थे वो आजकल अरविंद केजरीवाल कर देते हैं।
एक मिनट इसका जवाब दे दूं मैं थोड़ा। मैं शो चलाता था, आपको पता है ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी पत्रकारिता होगी कि वीकली एक दिन संडे को मैं संस्कृति बचाने पे शो चलाता था। भगवान हनुमान कौन है? अब मेरा यूट्यूब में, तब तो मैं पत्रकार था ना। हनुमान जी कौन है? राम कौन है? रामायण क्या है? गीता के श्लोकों पे मैंने किया है, कर्म के सिद्धांत पर मैंने शो किए। तो आप ये मत समझिए। तो अरविंद जी, क्या ये भी एक फैक्टर था इनको अपनी पार्टी में लाने का? क्योंकि हिंदुत्व का बीजेपी में कहा जाता है कि गुजरात उनकी हिंदुत्व लेबोरेटरी है, यहाँ पर बड़ा जोर चलता है मेजोरिटी कम्युनिटी का, तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर था क्या सुदान गढ़वी को अपनी पार्टी में लाने का? नहीं, अगर कोई भगवान को मानता है, आस्था रखता है भगवान में और दूसरों को उसके बारे में अच्छी बातें बताता है, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छी बात है ये तो। आपने कुछ दिन पहले, क्योंकि ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बात बार बार उठी कि देखिए कैसे चुनाव राजनीति कैसी कैसी चीजें कराती है। जो बातें अरविंद केजरीवाल करते थे स्कूल की, कॉलेज की, वहां पर आजकल मोदी जी फोटो खिंचाते दिखाई पड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मंदिर के दर्शन करते दिखाई पड़ते हैं। हम तो दोनों ही कर रहे हैं जी। हम तो हमारी आस्था भी कर रहे हैं, मंदिर में भी जाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, हम स्कूल की बात भी कर रहे हैं। मेरे जितने भाषण अभी उठा के देख लो, मैं क्या कहता हूँ कि मैं आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा, 1 मार्च से आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, मैं आपके बच्चों के लिए रोज़गार तैयार करूंगा। दिल्ली में मैं रोज़गार दे के आया हूँ, 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिया है। मैं आपके लिए स्कूल बनवाऊंगा आपके बच्चों के लिए, दिल्ली में मैंने बनवाए हैं। मैं आपके लिए अस्पताल बनवाऊंगा, आपका सारा इलाज मुफ्त करूंगा, दिल्ली के लिए मैंने किया है। हम तो दोनों बातें, सारी बातें कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल की आप क्योंकि बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि बस दीपावली अभी गई, उसके बाद आपने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, भगवान का हमें आशीर्वाद भी चाहिए होगा, इसलिए लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगवा देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कल जब सुदान गढ़वी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी पार्टी के बारे में कह रहे थे देखिए हम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हैं, हम साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग हैं, मतलब हम साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि आस्था को इसमें लाना साइंटिफिक टेम्पर वाले लोगों में भी आस्था तो होती है। साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग भी एक स्पिरिचुअल फोर्स को तो मानते हैं। उस स्पिरिचुअल फोर्स को आप तरह तरह से कह सकते हैं, कोई उसको शिव जी कहते हैं, कोई भगवान राम कहते हैं, कोई हनुमान कह देते हैं, कोई गणेश कह देते हैं, कोई अल्लाह कह देते हैं, कोई जीसस कह देते हैं। हर आदमी अलग अलग। ये दोनों के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। मुझे नहीं पता आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो, लेकिन जो आस्तिक लोग हैं वो भगवान में भी विश्वास करते हैं और भगवान के आशीर्वाद में भी विश्वास करते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान में भी विश्वास नहीं रखते और भगवान के आशीर्वाद में भी विश्वास नहीं रखते। मेरा अपना मानना है, मैं IIT से इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आदमी का काम है कर्म करना। हम कहते हैं ना फल ऊपर वाला देता है, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना तो फल नहीं मिलता ना। तो अगर ऊपर वाला फल देता है तो कर्म भी करें और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी लें तो फल मिलेगा। आपने अभी खुद कहा कि ये इस वजह से था, कुछ लोगों ने इसे इंटरप्रेट करा कि देखो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इकोनॉमी सुधर जाएगी अगर बीजेपी वालों ने केवल क्रिटिसाइज किया। हाँ। और मुझे नहीं पता कि बीजेपी वालों को इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि अगर नोट के, मैंने ये नहीं कहा कि नोट पे सारे गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर छापो और सारे घर जाके सो जाओ, फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा कि देश के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, किसान को, डॉक्टर को, वकील को, इंजीनियर को, मजदूर को, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारों को अच्छी अच्छी नीतियां भी बनानी पड़ेगी, लेकिन फल तभी मिलेगा जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने के लिए अगर करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर आ जाए तो क्या उसमें बीजेपी वालों को इसमें क्या तकलीफ है? पर आपने साथ में साथ ये कहा कि आशीर्वाद मिलेगा। अभी आप खुद कह रहे थे कि लोग तरह तरह के नामों से उस शक्ति को जानते हैं। एक सेक्युलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। आपने ये तो नहीं कहा कि उसमें गुरु गोविंद सिंह की भी तस्वीर लगा दीजिए अगर और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। आपने ये नहीं कहा कि उसमें कुरान की आयतें लिख दीजिए और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। आपने ये नहीं कहा कि उसमें जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगा दीजिए। और तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ गुजरात चुनाव को एम करते हुए हिंदुत्व वोट वाला जो सिस्टम है उसके वजह से अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है। पहली चीज़, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, 2% से कम लोग हिंदू हैं, उनकी करेंसी पे गणेश जी की फोटो है। ठीक है, एक मिनट। दूसरी चीज, जब से मैंने कहा किसी धर्म के किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बीजेपी वालों को तकलीफ है केवल। ऐसा क्यों? किसी ने नहीं कहा, किसी मुसलमान ने खड़े होके, सिख ने खड़े होके, हिंदू, किसी ने नहीं कहा, सबने स्वागत किया। बीजेपी वालों ने केवल इसका विरोध किया। उन्होंने क्यों विरोध किया मैं नहीं जानता।
और आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म में सिर्फ एक ही धर्म की फोटो ऐसे लगनी चाहिए? इसमें कोई क्या आपत्ति क्या है? हम किसी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ता हूं और मैं एक ईसुदान जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अरविंद जी से भी पूछूंगा। ये मैंने देखा एक अखबार में 5 नवंबर को एक छपा है कि ईसुदान गढ़वी का बयान है, उसमें वो कह रहे हैं मोदी के प्रधानमंत्री होने का गर्व है हमें गुजरात में। गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी हमेशा होते हैं। माना यह जाता है कि अभी भी जो लोग हैं वो भूपेंद्र पटेल को कितना जानते हैं नहीं जानते, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बीजेपी से भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नरेंद्र मोदी से फर्क पड़ता है। उन्हीं के खिलाफ अब आपको चुनाव लड़ना है, मोदी फैक्टर के खिलाफ। उन्हीं की आप तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, हम तो CR पाटिल के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ के भाजपा के साथ। देखो मैं आप इसमें गौर करिएगा, ये हेडलाइंस होती है, अंदर आप पढ़ोगे ना तो उसमें मैंने बोला है कि देखो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो भाजपा के नहीं है, हम सबके हैं। इस साहब मुख्यमंत्री है, उनके भी गर्व की बात है ना, प्रधानमंत्री है कोई भी है। अब मनमोहन सिंह जी थे तो सबके प्रधानमंत्री थे। हमारे भारत का गर्व है, प्रधानमंत्री कोई भी हो पोस्ट पर गर्व होता है, दिल्ली वासी हो दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री है तो उसका गर्व होता है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर अमेरिका जाते हैं और वहां ये भाजपा वाले यहाँ से कबाड़ा कर देते हैं, जो 8वीं कक्षा के वाले मंत्री बन गए हैं, 10वीं कक्षा के मंत्री बन गए, उनको पता नहीं है बेचारों को कैसे एग्जाम लेनी है, पेपर लीक करते हैं। अब अमेरिका वाले क्या बात करेंगे, यार नरेंद्र मोदी जहाँ से आए हैं वहाँ गुजरात से उनकी भाजपा पेपर लीक करती है। इज्जत का फंदा हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी की इज्जत मोदी जी की इज्जत को हुआ। मैं ये तो कह रहा हूँ, तो मोदी जी किसके हैं? हमें हिंदुस्तान के हैं ना। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ उनको कि देखो नरेंद्र भाई वो प्रधानमंत्री है, अब मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं है। आप गुजरात में नरेंद्र मोदी को क्यों ला रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री क्या उसका जवाब तो आपने दिया ना। आपने कहा कि अगर गुजरात में कुछ भी गलत होता है तो लोग बाहर वाले ये कहते हैं कि देखिए मोदी जी के राज्य में ऐसा हो रहा है, इसलिए कहते हैं, कह रही है कि हमें मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी पे इसलिए कहते हैं कि मोदी जी का गृह राज्य है। लेकिन मैं मोदी जी को ये अपील करना चाहता हूँ कि इनको हटाओ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में हमें हेल्प करिए, एक पेपर लीक होने नहीं देंगे और आपकी इज्जत बचा लेंगे। अब मैं आता हूँ, एक लेट मी कंप्लीट जी। अब देखिए शराब कांड हुआ, 78 लोग मर चुके हैं, 78 लोग से ज्यादा मर चुके हैं, फिर भी कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता है, कोई मंत्री जेल में नहीं जाता है। इससे अगर तो तक्षशिला कांड बोले ना, तक्षशिला कांड में 22 बंदे जिंदा जल गए थे, 15 आरोपी छोटे छोटे पकड़े, 14 अभी घूम रहे हैं। उसकी जो एक की एक बच्ची थी, आप भी मिलना, मैं तो मिलने गया था, उन्होंने मुझे रो कर ये कहा कि सुदान भाई मेरी एक बच्ची थी, विदेश जाना चाहती थी, IELTS की तैयारी कर रही थी, जिंदा जल गई। आज हमें हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ा है। इससे बुरी चीज, घटिया चीज भाजपा वालों की हो क्या सकती है यार? अरविंद जी, लेकिन आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको आप गुजरात के जो फैक्टर्स हैं उनको भी आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप इस चुनावी रण में उतर गए। इससे कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज अ बिग फैक्टर इन दिस इलेक्शन, इन एवरी इलेक्शन इन गुजरात। चाहे वो 2012 का गुजरात चुनाव हो, जब मैं यहाँ पे कवर करने आया था तो यहाँ पे सब कहते थे हूँ मोदी नो मानिस छू, हम मोदी के आदमी हैं। 2017 में यही बात हो गई कि थोड़ा नाराज तो हैं बीजेपी से, लेकिन मोदी से गद्दारी नहीं करेंगे। अगर आपके CM कैंडिडेट फेस की हेडलाइन छपेंगी कि मोदी पे मुझे गर्व है, तो कैसे आप लोग चुनाव लड़के जीत जाएंगे? उन्होंने आपको समझाया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि भाई अगर गुजरात के अंदर कुछ भी गलत होता है, पूरी दुनिया के अंदर पूरे देश का नाम, पूरे देश पे थू थू होती है, प्रधानमंत्री पे भी थू थू होती है, देश पे भी थू थू होती है। तो ऐसी सरकार गुजरात के अंदर बननी चाहिए ताकि देश का नाम भी गर्व हो, प्रधानमंत्री का नाम भी गर्व हो। आपको गर्व है प्रधानमंत्री पे, नरेंद्र मोदी पे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 2024 में आपकी पार्टी के लोग तो बयान देना शुरू कर दिया, 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज 5 तारीख को चुनाव है, वो इम्पोर्टेंट है, अभी उसकी बात करते हैं। आप गुजरात की समस्याओं पे बात ही नहीं कर रहे, आप इधर उधर की सारी समस्याओं बात कर रहा हूं सर। आप लगातार ईसुदान जी गुजरात की बात कर रहे हैं। शुरुआत आपने गुजरात से। सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। आप अगर सड़क पे जनता से बात की होगी, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया जनता को? महंगाई और बेरोजगारी। हम उसका समाधान दे रहे हैं। अभी तक कोई पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने कहा महंगाई का हम समाधान दे देंगे। मैंने सीधा सीधा ऐलान किया है, 1 मार्च के बाद आपका बिजली का बिल 0 आएगा। बाकी दोनों पार्टियों में हिम्मत नहीं है ये ऐलान करने की। मैं करके आया हूँ, दिल्ली में करके आया हूँ, पंजाब में करके आया हूँ, गुजरात में भी कर दूंगा। लालच से वोट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात के लोगों को मैं पैसे लूट के स्विस बैंक में नहीं ले जाता। मैंने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, लैंड नहीं खरीदी हुई है।
मैं जितना भी पैसा बचता है सरकार का, सारा पैसा जनता में, कभी फ्री दवाइयाँ बांट देता हूँ, कभी बिजली फ्री कर देता हूँ, कभी पानी। इसमें गलत क्या है? जनता का ही तो पैसा है, जनता पे जाना चाहिए। बिल्कुल। एक मैं थोड़ा सा सुदान जी से ये पूछना चाहता हूँ फटाफट कि कई सारे आपके, जैसे पंजाब में आपका रिजल्ट आप जैसा आपने कहा वैसा आया, उत्तराखंड में वैसा नहीं आया, गोवा में वैसा नहीं आया, आपने वहाँ पे भी कहा था, और वहाँ के कई नेता उत्तराखंड में तो जो आपके सीएम फेस थे वो जाके बीजेपी के साथ अब बैठ गए। जनता कैसे यकीन कर ले कि सुदान गढ़वी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म का, और अगर नतीजा जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आया तो थोड़े दिनों बाद बीजेपी में नहीं दिखाई पड़ेंगे? ईसुदान गढ़वी को राजनीति में आया उससे पहले भी ईसुदान गढ़वी एक उस मुकाम पे थे जहां गुजरात की जनता पूरी सोचती थी, बैठती थी और उम्मीद रखती थी। ईसुदान गढ़वी को देखो, एक चीज मैं यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना सब कुछ खोने के लिए आया हूँ। गुजरात की जनता के लिए अगर मुझे जान देनी पड़े तो मैं कुर्बान करने के लिए आया हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि ईसुदान गढ़वी जब राजनीति में आया तो उसकी मजबूरी है, राजनीति मेरा शौक नहीं है, लेकिन जो सड़ी हुई सिस्टम है, आज किसान के यहाँ बिना उसको पूछे उसके खेत में थंबे लग जाते हैं और कंपनियां कमाती है। अरे किसी की हिम्मत कैसे हुई कि किसान को आप 1 एकड़ जमीन नहीं देते हैं और कोई उद्योगपति को आप ₹1 एकड़ जमीन दे देते हैं। तीसरी बात कि जब मैंने रिजाइन किया ना तो पहले से भी पार्टियों की ऑफर आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टियां नहीं कही थी। मैंने जब रिजाइन किया तो तीनों पार्टियां आई थी। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूँ। मैंने अच्छी स्कूलें देखी, मैंने ऐसे अस्पताल देखे, काम की राजनीति देखी। और पहली बात, ये छोटे छोटे शॉप हैं, उनको पूछो आप 25 तारीख को उनके खाते में, आपके तो अच्छी सैलरी है तो ठीक चल रहा है, लेकिन 25 तारीख को पैसे नहीं बचते वीडियो के, कैमरामैन के, उनके लिए आए। अगर मुझे जाना ही होता तो मेरी पार्टी तो तीनों मेरे पास थी, और तब तो हम संघर्ष कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में वही टिकता है जो लास्ट तक संघर्ष कर सकता है। अरविंद जी की गारंटी है, वरना ऐसा ना हो कि बाद में अरविंद जी कहते हैं देखो मैं क्या करूं, अब वो व्यक्ति ऐसा निकल आएगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है कई जगह पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, गारंटी है अरविंद केजरीवाल की, गारंटी है। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ के अरविंद जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि थोड़ा परेशानी महसूस हुई कल जब एमसीडी का चुनाव हुआ, फंस गए। एक ही आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, गुजरात में भी इतने दिन गुजारने पड़ रहे हैं, अब दिल्ली जाके भी उनको करना पड़ेगा वहां पर। नहीं, इससे मैसेज तो यही है कि फंसे वो हुए हैं, उनको दोनों चुनाव एक साथ कराने पड़े। वो चाहते हैं कि केजरीवाल दोनों जगह कैसे मैनेज करेगा, तो फंसे तो वो हुए हैं, डरे वो हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि केजरीवाल को फंसाओ किसी तरह से। दोनों चुनाव एक साथ उन्होंने क्यों अगर तो उनको जीत का आश्वासन होता तो दोनों चुनाव एक साथ कराने की क्या जरूरत थी? उनको दोनों चुनाव हारने का डर है, इसीलिए कह रहे हैं केजरीवाल को फंसाओ किसी तरह से। या वो ये कहेंगे कि हम तो दोनों जगह दिखा देंगे कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, जनता को चल जाएगा पता, ऊपरी हवा है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की। 8 तारीख को देख लेना कैसे करेंगे मैनेज, हैं? कैसे करेंगे मैनेज? जनता मैनेज करेगी। अगर जनता प्रशासन से, सरकार से खुश है, कोई नई पार्टी आ जाए वो टिक ही नहीं सकती। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के कामों से बहुत खुश है, कोई नई पार्टी आ जाए दिल्ली के अंदर टिक ही नहीं सकती। हमें डरने की जरूरत नहीं है दिल्ली में। सुनिए, अगर गुजरात में इनकी स्थिति अच्छी होती तो ये सर्वे बता रहे हैं कि फरवरी मार्च के महीने में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 0% पे थी, आज 30% पे है। क्यों? क्योंकि बीजेपी से नाराज हैं लोग, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। एमसीडी के 15 साल के कुशासन से दिल्ली की जनता नाराज है, वो बदलाव करना चाहते हैं। दोनों जगह बीजेपी की हार होने वाली है, इसीलिए उनको दोनों जगह चुनाव एक साथ कराने पड़े। सर्वे, ये कौन से सर्वे हैं? जो सर्वे आपको 30% पे लाते हैं आप उसे मान लेते हैं, जो सर्वे आपको टाइम्स अभी नाउ का सर्वे है, 15% टाइम्स नाउ का सर्वे है 29% दिखाया उन्होंने कल। और उसके बाद CSDS का और इंडिया टीवी का एक सर्वे हुआ, और भी चैनल्स के सर्वे। ये वाला ज्यादा ठीक था, जो आपको आगे रखे जो सर्वे आगे रखे वो ज्यादा बेहतर है। अभी 10 दिन बाद और देख लेना। अच्छा होता एक मोटे मोटे तौर पे जोक से पार्ट जी, सारे सर्वे आपको ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये तो दिखा रहे हैं, कोई भी उठा के देख लो किसी भी चैनल का, सब ये दिखा रहे हैं कि अप्रैल में हम 0% पे थे और आज कोई कह रहा है हम 20 हैं, कोई कह रहा है 21 है, कोई कह रहा है 29 है, कोई कह रहा है 30 है। हम बढ़ रहे हैं। सारे सर्वे ये भी दिखा रहे हैं कि बाकी दोनों पार्टियां गिर रही हैं।
ये भी दिखा रहे हैं दोनों। अब हम कितना ऊपर जाएंगे अगले 1 महीने में और वो कितना नीचे आएंगे, ये तो समय तो बताएगा। आपकी लड़ाई नंबर 2 की है क्या? नंबर 2 सर्वे तो आपको हम कांग्रेस के आसपास ही रख रहे हैं। नंबर 2 तो हम हो चुके हैं और हम काफ़ी आगे हैं, कांग्रेस से बहुत आगे हैं। इस टाइम हम लड़ाई सरकार बनाने की है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से तो काफी आगे हैं, अगर हंग असेंबली आ जाती है फिर क्या होगा? आप शुभ शुभ क्यों नहीं सोचते हो? मैं तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारी सोचता हूँ। मेरा काम है हर पॉसिबिलिटी सोचने का। वो जर्नलिस्ट से उन्हें पता है, ऐसे सवाल वो पूछते थे नेताओं से पहले। नहीं, सरकार हमारी बन रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। अगर हुई तो? भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ये पॉसिबिलिटी आप समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर हुई तो क्या कांग्रेस का साथ ले लेंगे? तो 9 तारीख को आपसे बैठ के एक और इंटरव्यू करेंगे। 9 तारीख को आप बिजी होंगे अगर ऐसी स्थिति हुई तो, बहुत कुछ करने में। आगे बढ़ते हैं अरविंद जी, और मैं बात आपसे सिर्फ इस बात की करना चाहता हूँ कि आप गुजरात में हैं, आप बीजेपी के करप्शन की बातें करते हैं। बीजेपी दिल्ली में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के करप्शन की बातें लगातार कर रही है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाल के लाती हैं। कल भी एक नया आरोप लगाया गया लेबर मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्टर के ऊपर, मनीष सिसोदिया के और उनके सहयोगियों के ऊपर ईडी की, सीबीआई की जांच चल रही है। सत्येंद्र जैन जेल में है। अरविंद केजरीवाल कैसे करप्शन पे लोगों को बात करेंगे जब उनके खुद के मंत्रियों के ऊपर इतने आरोप हैं? सत्येंद्र जैन को 5 महीने 6 महीने हो गए जेल में। उसके ऊपर आरोप क्या है? किसी को नहीं पता उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर आरोप क्या है। मैं बताता हूँ क्या आरोप है। इन्होंने कलकत्ते में 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्रियां दी हुई हैं, हवाला का काम किया हुआ है। उनकी गर्दन मरोड़ी, उनका हाथ मरोड़ा और उनसे झूठी एक स्टेटमेंट ले लिया कि हमने सत्येंद्र जैन को एंट्री दी है। सत्येंद्र जैन कभी ज़िंदगी में उनसे नहीं मिला। सत्येंद्र जैन ने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनसे कभी बात नहीं हुई। उसके बेसिस से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। मज़े की बात यह है कि उनके कहने से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। उन्होंने हजारों लोगों को हवाला की एंट्री दी हुई है। उन दोनों पे कभी रेड भी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको इन लोगों ने अपना घर जमाई बना के बिठा रखा है। पूरी सेवा कर रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं उन दोनों को। उनके खिलाफ कोई सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगी तो उस बेल एप्लीकेशन में 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा, सीबीआई से भी, ईडी से भी, लगातार फ्रंट पेज पे अखबारों में आया था। सीबीआई से पूछा, ईडी से पूछा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ तो सबूत दो। आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? कुछ तो सबूत दो। कोई सबूत नहीं दे पाए। फिर दूसरी बार पूछा, फिर जब तीसरी बार पूछा और वो सबूत नहीं दे पाए तो ईडी ने एक एप्लीकेशन डाल दी कि हाँ, ये जज अच्छी नहीं है, इस जज को बदलो। कभी सुनो एक मिनट पूरी बात, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जज आपकी मर्जी का लगेगा? उस दिन ऑर्डर आने वाला था, बेल का ऑर्डर आने वाला था और इन लोगों ने जाके कहा कि जज को बदलो। फिर 1.5 महीने तक सुनवाई होती रही कि जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए। पहले डिस्ट्रिक्ट जज में गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो वो बेचारा जेल में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी तो बेल की सुनवाई, अब 10 दिन से बेल की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है। तो प्रोसीजर में घुमा रखा है। अब कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को पकड़ेंगे। मनीष सिसोदिया को बुलाया सीबीआई ने। उस दिन बता रहे थे मनीष जी, इंटेरोगेशन तो कम हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि तेरे को सीएम बना देंगे, केजरीवाल को छोड़ दे, तेरे को सीएम बना देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो, तेरे को सीएम बना देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो। जब उसने मना कर दिया, अब इन्होंने मेरे को ऑफर किया है। मेरे को इन्होंने ऑफर किया है कि गुजरात चुनाव में मत जाओ। अगर गुजरात चुनाव में नहीं जाओगे तो सत्येंद्र जैन को भी छोड़ देंगे और मनीष को भी नहीं पकड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाना आसान है अरविंद जी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास सबूत होंगे। 1 महीने पहले कहा था कि दिल्ली के एमएलएज को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा था सबूत दो, सबूत दो। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब गुनाह हमने कर दिया। अब सबूत आ गया। तेलंगाना के अंदर पकड़े गए 3 लोग, इनके तेलंगाना के एमएलएज को खरीदने गए थे और उनकी स्टिंग ऑपरेशन हो गया। उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 41 एमएलए हमारे टच में हैं, सबको हम 25-25, वो खुद ही मान रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। आपने सुना? पर दिखाया नहीं आप लोगों ने, लेकिन हमने बिल्कुल दिखाया सर। ना, एनडीटीवी पे बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं उस शो को होस्ट कर रहा था। हमने रात को जब ये स्टोरी ब्रेक हुई, अरेस्ट हुए, तब भी दिखाया और उनका केसीआर साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। हम किसी से सर सबको तो फिर बराबर। आपको बधाई देता हूं, बाकी चैनलों में हिम्मत नहीं है। वो तेलंगाना के अंदर इनकी पार्टी वाले रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के एमएलएज को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे और उनको ये भी कह रहे हैं
कि हम आपकी अमित शाह से मुलाकात कराएंगे, हम आपकी नड्डा साहब से मुलाकात कराएंगे, आधी पेमेंट यहाँ पे होगी, आधी पेमेंट वहाँ पे होगी, और उनको कि दिल्ली में ऑलरेडी सरकार गिरने वाली है, दिल्ली में 41 एमएलए हमने तोड़ लिए। तो आप सबूत मांग रहे थे ना, मिल गया सबूत। लेकिन ये अब सबसे बड़ा सबूत ये है जब इनका मेरे पास ऑफर आया कि गुजरात चुनाव छोड़ दो, आप गुजरात में मत जाओ, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने डील नहीं मानी। मैंने कहा मैं गुजरात जाऊंगा, गुजरात के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है, गुजरात के बहुत सारे लोग मेरे को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, मैं गुजरात के लोगों से दगा नहीं कर सकता, मैं गुजरात के लोगों से बेईमानी नहीं कर सकता, तो मैं गुजरात आ रहा हूं। अगले कुछ दिन में देख लेना, मनीष को गिरफ्तार करेंगे ये। लेकिन ये तो आप कई बार कह चुके, लेकिन ये बड़ी बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सीधे आपको ऑफर आया था मेरे कि पास गुजरात मत जाओ और ये सारे जो ईडी के केस हैं सब परेशानी है, सतिंदर जैन को छोड़ देंगे, मनीष को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सारे केस रफा दफा कर देंगे। किसी बीजेपी के नेता का आया था? अब छोड़ो, मैं देखो जब मेरे लेवल पे बात होती है ना, अब कौन आया था, कोई दोस्त आता है, उसके थ्रू किसी के थ्रू मैसेज भेजते हैं। अब मैं अपने किसी का नाम थोड़ी बता सकता हूँ। तो लेकिन आपने उस टाइम भी मेरे को बार बार बोला, मैंने कहा मेरी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, आपने कहा सबूत दो, आ गया सबूत। झूठ थोड़ी बोल रहे थे हम। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने 41 एमएलए केजरीवाल के तोड़ लिए, एक नहीं टूटने वाला, इनको पता नहीं कौन सी दुनिया पर केसीआर साहब वहां पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से करेगी। नहीं कर रहे, इनका काम केवल तोड़ना है, इनका काम केवल हर स्टेट में जा जाके एमएलए खरीदना है, इनका काम। कानूनी कार्रवाई करेंगे आप भी? ये मनीष के खिलाफ और सतिंदर जैन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ये मामला करप्शन का नहीं है, ये मामला इलेक्शन का है। इलेक्शन का मामला है। एक नया आरोप जो लगा उस पर मैं छोटी सी आपसे सफाई चाहूंगा। जैसे आपने कहा आप कि सफाई तो मेरे से ऐसे मांग रहे हैं जैसे कसूर मैंने कर दिया। सर मैं तो आप जो आप पे आरोप लग रहा है, आप नेता हैं सर, जनता यार, किसी की सरकार। जनता देखिए, अगर कोई आरोप लगेगा तो आप क्योंकि पब्लिक के नेता हैं तो सफाई तो देनी पड़ेगी। बताओ, पूरे देश के अंदर एमएलए खरीदने वाली पार्टी कौन सी है? मैं तो जितने जहां कौन सी है मैं बता सकता हूं। कौन सी है? और सबूत ये मेरे से मांग रहे हैं। मैं आपसे अरे यार, उनसे जाके मांगो ना सबूत। आरोप जो लगाता है सर, सबूत तो उससे मांगे ही जाएंगे, पर खैर मैं ये राजनीति की बात रही, समय आने पे सबूत भी मिल जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आप पे दिल्ली में आरोप लगा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ईडी वालों ने बिरयानी खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं सतिंदर जैन साहब को भी आलीशान तिहाड़ जेल के अंदर उनको सुविधाएं मिल रही हैं, डीजी को भी हटा दिया उन्होंने इसी चक्कर में तिहाड़ जेल के। वो तो किसी को भी हटा सकते हैं, उनके पास पावर है, जिसकी मर्जी। अच्छा, एक कोई सुकेश चंद्रशेखर कोई ठग है, अभी अभी मैंने नेट पे पढ़ा, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि वो अगले हफ्ते बीजेपी ज्वाइन करने वाला कह रहे हैं। बहुत बड़ा ठग है, मेरे को नहीं पता सच है कि नहीं है, पर आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिए कि वो अगले हफ्ते भी। अब वो आरोप लगा रहा है केजरीवाल को मैंने 50 करोड़ दिए थे, केजरीवाल को जो मर्जी कहलवा लो उससे यार, वो तिहाड़ के अंदर बंद एक ठग है, उसे जो मर्जी कहला लो। अगले हफ्ते वो बीजे सारे जितने चोर उचक्के लुच्चे लफंगे देश के अंदर है, इनकी पार्टी में चले जाते हैं और फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। जांच उस पर अभी जारी है, ईडी ने कुछ वहां पर तस्वीरें भी दी हैं, वो अब जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल ये उठता है अरविंद जी कि और ये लगातार आपके अपोनेंट गुजरात में भी इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी भी ये बात कह रही है कि देखिए राजेंद्र पाल गौतम इनके एक मंत्री थे, वो एक कार्यक्रम में गए, वहां पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की 15 चीजें थी उन्होंने वही बात कही, अरविंद केजरीवाल ने अगले दिन ही उनका इस्तीफा ले लिया, और बाकी यहां पर गोपाल इटालिया कुछ भी कहते हैं क्योंकि पाटीदार है, अरविंद केजरीवाल उस पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं कहते। राजनीति ये होती है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने बीजेपी के अनाप शनाप आरोपों के खिलाफ दुखी होके उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मैंने नहीं लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, एंड ही इंसिस्टेड दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट। गोपाल इटालिया की जो भी वीडियो हैं, इन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को है। जनता, मैं गोपाल इटालिया मेरी गाड़ी में बैठ के रोज घूमते हैं, मैं अलग अलग प्रोग्राम में लेके जाता हूँ, मेरी स्टेज के ऊपर मेरे साथ भाषण देते हैं, कभी जनता ने मेरे को नहीं कहा कि इस आदमी ने कोई गड़बड़ किया। जनता तो उनको भी बहुत प्यार करती है, इनको भी बहुत प्यार करती है, मेरे को भी बहुत प्यार करती है। मीडिया वाले सारे लगे हुए हैं गोपाल इटालिया के खिलाफ एक्शन लो, क्यों नहीं लेते? मैं तो एक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप सहमत हैं जो उन्होंने इस तरह की बातें कही? वो वीडियो काफी वो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा महंगाई है यार, लोग मर रहे हैं महंगाई से। आपके लिए मुद्दा महंगाई नहीं है, आपके लिए मुद्दा गोपाल इटालिया। आप इनसे जर्नलिज्म सीखो। अच्छा, ये मुद्दों की बात किया करते इनसे जर्नलिज्म सीख के सर मैं वहां पे आपके साथ बैठने के लिए तो कम से कम जर्नलिज्म सीखूंगा नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी पत्रकारिता करी, वो आज नेता है। देखिए पर्सनल उस पर आप जाओगे अरविंद जी, ये बात ठीक नहीं है। अंकित सुनो, ये मुद्दों की राजनीति करते थे, राजनीति आप मान गए, सॉरी पॉलिटिक, ये जर्नलिज्म करते थे, पत्रकारिता।
ये बात करते थे किसानों की, ये बात करते थे किसानों के इंश्योरेंस की, ये बात करते थे किसानों को उचित दाम मिलने की, ये बात करते थे बेरोजगारों की। इन्होंने कभी इसके ऊपर बात नहीं की कि कौन किस पार्टी में जा रहा है, किसने क्या कह दिया, इसने ऐसा क्यों कहा, फिर उसने ऐसा क्यों कहा। अरे जिसने मर्जी जो मर्जी कहा, जनता को क्या लेना देना। तो जनता जनता को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जनता का घर नहीं चल रहा है यार। जनता बच्चे नहीं पाल पा रही, जनता पढ़ा नहीं पा रही अपने बच्चों को, जनता त्रस्त है। उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। उन्हीं मुद्दों की चलिए बात कर लेते हैं। जनता, आप जब यहाँ पे अहमदाबाद आए होंगे कल, लंबी सांस लिया आपने, अच्छा लगा थोड़ा आपको? हवा ठीक ठाक है अहमदाबाद? बिल्कुल। दिल्ली की जनता क्यों इससे महरूम है? वो तो बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है, उसकी बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको। दिल्ली में पोल्यूशन है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। केवल दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, जितना पोल्यूशन दिल्ली में सीवियर कैटेगरी है, मतलब 400 से ऊपर है AQI। बहादुरगढ़ में भी उतना ही है, जींद में भी उतना ही है, फरीदाबाद में भी उतना ही है, गुड़गांव में भी उतना ही है, चरखी दादरी में भी उतना ही है, भिवानी में भी उतना ही है, रोहतक में भी उतना ही है, ग्रेटर नोएडा में भी उतना ही है, गाजियाबाद में भी उतना ही है, नोएडा में भी उतना ही है, राजस्थान के भिवाड़ी में भी उतना ही है, बिहार के मोतिहारी में, कटिहार में, सिवांग में, दरभंगा में, समस्तीपुर में भी उतना ही पोल्यूशन है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। अगर आपको लगता है 24 घंटे सारे टीवी चैनल वाले और सारे बीजेपी वाले केवल केजरीवाल को गालियां देते रहते हैं, अगर आपको लगता है केजरीवाल को गाली देने से पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, प्लीज दीजिए, खूब दीजिए। केजरीवाल को गाली देने से तो पोल्यूशन ठीक नहीं होने वाला। पोल्यूशन ठीक करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इन सारे राज्यों के ऊपर केजरीवाल का जोर नहीं चलता, तो ये काम किसका है? अपना तो बता दीजिए। मैं अपना आ रहा हूं। आपको केंद्र सरकार बोलने में डर क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगता सर। तो बोलिए। यहाँ पे ना तो नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ना योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, ना अशोक गहलोत बैठे हैं, और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हैं। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिनसे दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा था, जिससे आप हवा दिल्ली में नहीं रहती। दिल्ली की हवा यूपी जाती है, यूपी की हवा बिहार जाती है, बिहार की हवा वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल की हवा पंजाब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सब की जिम्मेदारी फिर किसकी है? सर पिछले साल तक ये शायद आपको एक मिनट यार, मैं आ रहा हूं। मैं सारी आप बारी अपने मुंह से बोल दो केंद्र सरकार। मैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बुलाना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मेरा सवाल आप पूछ लीजिए। सवाल सुन लीजिए। मेरे को पूरा जवाब देने दीजिए। एक मिनट। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन है उसका समाधान निकालने की। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं, हम उसके लिए किसानों को दोष नहीं दे रहे। पंजाब में अगर पराली जल रही है उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता। किसान को अगर समाधान दिया जाएगा तो वो पराली नहीं जलाएगा। समाधान उसको देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। तो पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चली आ रही है। हमें अभी 6 महीने हुए हैं, कुछ कदम उठाए इतने शॉर्ट पीरियड में, वो कदम सक्सेसफुल नहीं हुए। अभी कई सारे और कदम उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगले 1 साल के अंदर, अभी से हम लगे हुए हैं, अगले 1 साल के अंदर नेक्स्ट सीजन में पंजाब के अंदर पराली जलने की घटनाएं बहुत शार्प डिक्लाइन होगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन तो हम केवल अपनी जिम्मेदारी मान के हम थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। जी अंकित भाई, इसला ऐड करना चाहूंगा कि अरविंद जी ने तो कहा कि हम जिम्मेदारी है ठीक से करेंगे, और वहाँ पोल्यूशन है, हवा का प्रॉब्लम है, अभी कोई मरा नहीं है। यहाँ तो 150 लोग मर गए, फिर भी कोई मुख्यमंत्री का रिजाइन नहीं मांग रहा है जर्नलिज्म। सर इसलिए आता हूं मैं यहाँ। इससे पहले 75 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर गए, कोई पूछता नहीं है कि यार जहरीली शराब से मर गए, आपके कौन मंत्री जेल में गए। आप देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि जर्नलिज्म की कहाँ कमी रहती है हमें भी। देखो, इससे पहले जितने भी पेपर कांड हुए, पेपर कांड इतने हुए, मुझे एक बता दीजिए भाजपा का कोई बड़ा नेता जेल में गया हो। अब ये मोरबी में आज ही के पत्र उसमें है कि करोड़ों का कौभांड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं ये मान रहा हूं कि CR पाटिल जी और जो मुख्यमंत्री है उसको रिजाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मैंने रिजाइन अरविंद जी का भी नहीं मांगा, और मोरबी की जनता नहीं, वहां तो डेट तो नहीं हुई है। से सरकार से सवाल लगातार उठा रहे हैं। नारायण में ये बोल रहा हूं, सवाल पूछिए, सवालों के आपको जवाब देंगे। मैं बस आपसे इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि ये अब बड़ा वायरल किया जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस और आपके जितने भी क्रिटिक हैं वो वायरल कर रहे हैं कि ये जो समझ अरविंद केजरीवाल को अभी है कि
देश की पूरी दुनिया की समस्या है, कई राज्यों को मिलकर इससे ये आपको शायद एक साल पहले नहीं थी, पहले आप भी बोला लगातार कहते थे कि पंजाब और हरियाणा की वजह मैंने से दोनों ऐसा हो रहा चीजें बोली है। थी। पंजाब चुनाव से पहले आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो समस्या बहुत सुधरेगी। सुधरेगी, मैं आज भी कह रहा हूँ सुधरेगी। आज भी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग ही नहीं रहा। और पहले भी मैंने कहा था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है और नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम केंद्र सरकार को सामने आके सॉल्व करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार अभी क्या कर रही है? कमरा बंद करके अंदर से कुंडी लगा के और मीडिया को बोल दिया केजरीवाल को ठोको, और केजरीवाल को ठोक रहे हैं मीडिया वाले। इससे समाधान निकलेगा? समाधान तो नहीं निकलता ना, जनता को तो ये पसंद नहीं है। केजरीवाल वो देख रहे हैं यार कि मेरा क्या कसूर? अगर बिहार के अंदर पोल्यूशन है मैं क्या करूंगा? उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन का, हरियाणा के पोल्यूशन का मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं, कई सारे समाधानों पे काम कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट से भी राय ली है। 1 साल के अंदर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं सुधार होगा, काफी सुधार होगा। मैं तो पीएम को भी ये सवाल पूछ लेता हूं, आप क्योंकि कहते हैं कि उनसे नहीं पूछा जा रहा, उन्हें कह दिया गया। कल एक मीम चल रही थी और कहा जा रहा था कि दिल्ली में पोल्यूशन ऑन, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी दिल्ली से गॉन, सब गुजरात में हैं, अपना चुनाव में लगे हुए। नहीं, दोनों चीजें कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। 2 दिन इधर आते हैं, 4 दिन वहां रहते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जितना समय आपने शायद गुजरात को दिया, उतना समय अगर आप 6 महीने में पंजाब में जाके बात करते, वहां पे सीएम साहब को कुछ और सुझाव देते तो और बेहतर सिचुएशन हो सकती थी? आपको क्या लगता है भगवंत मान काम नहीं कर रहे थे वहां पे? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, काम कर रहे थे वहां पे, भगवंत मान भी लगे हुए थे। 6 महीने हमने जिस किस्म के पंजाब को इनहेरिट किया है, इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा। जब हमारी सरकार बनी, आपको याद होगा, पहले 2 महीने में कितना हमें भी गालियां पड़ रही थी कि संभाल नहीं पा रहे समय। वो सिद्धू मूसेवाला कांड हो गया था, फिर वो मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, फिर पटियाला वाला। अब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गया है। माइनिंग माफिया था, माइनिंग माफिया का सफाया कर दिया है। ड्रग्स के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो कई सारी समस्याएं थी, पराली भी समस्या है, उसके लिए भी कुछ कदम उठाए गए थे। जैसे उन्होंने कोशिश की थी कि बासमती ज़्यादा उगाओ, बासमती में पराली की समस्या नहीं होती। उन्होंने कोशिश की थी मूंगी उगाओ, तो वो थोड़ा सा टाइम वाला वो। लेकिन जितने भी उन्होंने ये किया था कि 1.25 लाख मशीनों की मैपिंग की थी भगवंत मान ने, कि ये वाली मशीन इतनी वो की कटाई, वो वर्क नहीं किया। अगली बार और ज़्यादा नए चीज़ों पर भी काम करेंगे और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कराएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही, काफी सुधरा है, लेकिन कल ही एक बड़ी घटना हुई है पंजाब कल में। घटना हुई है, वो डीजी पुलिस का मैं बयान सुन रहा था कि 2 लोगों के बीच की कोई पर्सनल दुश्मनी थी। सर, आपने एक नई डेडलाइन अब दी है पंजाब की पोल्यूशन के बारे में दिल्ली के लिए कि अगले साल तक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अगले साल अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि हरियाणा में भी जब सरकार बन जाएगी तब ठीक कर देंगे वहां पे? हमने दिल्ली के स्कूल ठीक किए ना, काफी हद तक पहले से बहुत बेहतर हैं, उसमें भी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए ना, बिल्कुल बने, अस्पताल ठीक कर दिए ना, काफी हद तक। ये भी ठीक कर देंगे। अरविंद केजरीवाल 1 साल का समय मांग रहे हैं सर, 1 साल का समय मांग रहे हैं। 1 साल में अगले साल दिल्ली को कम से कम 500 AQI नहीं झेलनी पड़ेगी। 2017 में दिल्ली का AQI 900 था, अभी 500 है। अच्छी बात नहीं है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, 500 गंदा है, लेकिन 500 भी नहीं रहेगा। अगले साल काफी सुधार होगा। ठीक है। ईसुदान भाई, आप क्योंकि जर्नलिस्ट रहे हैं और अरविंद जी ने मुझे इसमें सलाह भी दी थी कि थोड़ी पत्रकारिता आपसे सीख लूं, तो थोड़ा सा नमूना मैं उसका सीख लेता हूं। अरविंद केजरीवाल आपके सामने, पत्रकार वाली टोपी पहन लीजिएगा, अभी मुख्यमंत्री वाली मत पहनिएगा कैंडिडेट की। अरविंद केजरीवाल आपके सामने बैठे हुए हैं, 2 राज्यों में इनकी सरकार है। ईसुदान गढ़वी जो रात को 9 बजे का शो करते थे, मुख्यमंत्रियों को और बाकी प्रशासन से सरकार पूछते थे। अब ऐसा तो आप मत कहिएगा कि सब कुछ अच्छा है, भला चंगा है दिल्ली में और वहां पे। एक तगड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछ दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, आप देख लीजिए, 7 साल में यार दिल्ली में अच्छी स्कूलें हो सकती है और गुजरात में 6000 स्कूल बंद होती है। अब क्या सवाल पूछेंगे? अब मैं आता हूं, नेताजी वाली बात कर रहे हो अब आप ये पत्रकारिता भूल गए, अब आप इनको नहीं बोल रहे कि पत्रकारिता वाला सीख लो यार। पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करे। हाँ, अगर दिल्ली में 5 साल में स्कूल अच्छे हो सकते हैं, गुजरात में 27 साल में क्यों नहीं हो सकते? अगर दिल्ली में 5 साल में अस्पताल इतने अच्छे हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, 27 साल में गुजरात में क्यों नहीं बने? अगर दिल्ली में बिजली मुफ्त हो सकती है और 24 घंटे हो सकती है, गुजरात में बिजली मुफ्त 24 घंटे क्यों नहीं हो सकती? अगर दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है, गुजरात भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल तो सारी जनता के मन में है। आखिरी में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कई बार ऐसे राजनीतिक आकलन, प्रिडिक्शन करे हैं,
कई बार बड़े सही बैठ जाते हैं, कई बार नहीं सही बैठते। पिछली बार का पंजाब का आपका बिल्कुल सही बैठा था, 17 का नहीं बैठा था। आज का गुजरात का अरविंद केजरीवाल का क्या प्रिडिक्शन है? मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिखवा लेता हूं आपसे, पेन पेपर दे दो कोई। है मेरे पास यहाँ पे, ये ले लीजिए। ये क्या मतलब 8 तारीख वाले प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना आप? माइक ले लीजिए। कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। बस इजी वाला प्रिडिक्शन, क्योंकि अब कांग्रेस अगले को वाला देंगे, थोड़े दिन बाद देंगे। आम आदमी पार्टी कहां पर होगी? 1, 2, 3। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। खैर, राजनीति का सीजन है, जनता को तय करना है, वो जनता तय करके बताएगी 8 तारीख को कि किसकी सरकार बनेगी। दावे सभी कर रहे हैं। कितनी सहमत हैं अरविंद केजरीवाल की बातों से, उनके जवाबों से, अब ये जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसुदान जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए जो आपकी लड़ाई है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अरविंद केजरीवाल, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू। ये था अरविंद केजरीवाल के साथ खास मुलाकात। मिलते रहेंगे चुनाव के दौरान में, उनके प्रिडिक्शन को मैं थोड़ा समझता रहूंगा। ऐसा ना हो कि 8 तारीख आते आते तक कांग्रेस को ये 5 से 0 पे ले आए। तो मैं देखूंगा कि आगे इनका, कांग्रेस का, बीजेपी का और अपना क्या प्रिडिक्शन है और वो कितना सटीक 8 तारीख को बैठता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर ऑन एनडीटीवी।